तो बेसिकली अपन को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को एकदम अच्छे से समझने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन ने बेस कैंडल के बारे में कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि बेस कैंडल जब भी बनती है तो वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट होती है, और वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट के बाद में फ़ाइट का रिजल्ट निकलता है। तो उसके बाद में एक फॉलोइंग ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बनती है, जिससे अपन को पता चलता है कि वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो किस टाइप के पेंडिंग ऑर्डर है, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है या सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। देन आफ्टर कि अपन को ये चीज़ पता चल गई कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे है, पेंडिंग ऑर्डर्स है बेस कैंडल के एरिया में। तो अपन को ट्रेडिंग कैसे करनी है एग्जैक्टली, तो उसकी फील आ जाने वाली है अपन को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मान लो एक बेस कैंडल है और इसके बाद में फाइट का रिज़ल्ट निकला है ग्रीन कैंडल। तो फाइट का रिज़ल्ट अगर निकलता है ग्रीन कैंडल तो अपन को एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर। बेस कैंडल, अब कुछ लोग सोच रहे हैं वाइट क्यों बनाई, तो बेस कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। बेस कैंडल में कलर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी के लिए, बाद में एडवांस पढ़ेंगे तो देखेंगे। बेसिकली बेस कैंडल है, उसके बाद में फाइट के बाद में ग्रीन एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल बनी है, तो अपन को पता चल गया कि बाइंग के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। तो ये तो अपना स्टेप 1 हुआ है, स्टेप 1 ट्रेडिंग का। अब स्टेप 2 अपन को वेट करना है इस कैंडल के यहाँ क्लोज होने का। ठीक है, वेट किया, देन ये कंफर्म हो गया कि एक्चुअली एक्साइटिंग कैंडल बनी है फाइट के बाद में, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, एक चीज़ पता चल गई कि इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब स्टेप 2 में अपन को किस चीज़ का वेट करना है, कि वेट अपन को करना है, ये मान लो बेस कैंडल थी और यहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग बनी थी। ठीक है, अब क्या है कि ये प्राइस मान लो मूव करती है, ऊपर जाती है, कंसोलिडेट होती है। कंसोलिडेट का मतलब है कि एक रेंज में ही प्राइस चल रही है, ना ऊपर जा रही है कंटिन्यूअस और ना नीचे जा रही है। फिर क्या होता है कि मान लो कुछ टाइम बाद में प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है, और जब प्राइस नीचे आती है तो अपन को एक चीज़ पता है कि यहाँ ये जो है बेस कैंडल, इस बेस कैंडल के एरिया में क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, चीज़ पे फोकस करना है। इस बेस कैंडल के एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स है, और वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो पेंडिंग ऑर्डर बाइंग के है। और बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे प्राइस आती है तो क्या होगा, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट होंगे तो वो प्राइस को कैसे ले जाएंगे, ऊपर की तरफ। और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो अपन ट्रेड करेंगे। समझ गए, ट्रेड पहले नहीं करेंगे, ट्रेड के लिए अपन को पहले जोन बनने देना है। जोन बनने के बाद अपन को जोन की मार्किंग करनी है, जोन की मार्किंग करके अपन रख देंगे और अपन वेट करेंगे प्राइस को अपने जोन के अंदर आने का, और जब जोन के अंदर आएगी तब अपन ट्रेड लेंगे। अब एग्जैक्टली कैसे अपन को ट्रेड लेनी है वो नहीं डिस्कस कर रहे अभी अपन बेसिकली आइडिया ले रहे हैं कि बेसिकली है क्या बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, और बाइंग जो डिमांड एंड सप्लाई है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। जैसे यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड जोन बना, तो इसको डिमांड जोन बोल दिए। अब इस डिमांड जोन के बाद में प्राइस ऐसे ऊपर गई, कंसोलिडेट करी, और इन फ्यूचर नीचे आती है। और नीचे आती है तो जैसे ही इस एरिया में घुसेगी प्राइस, तो धीरे धीरे जो यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स है वो ट्रिगर होंगे, तो प्राइस को एक अप मूव देने की कोशिश करेंगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ इस जोन में आएगी तो अप मूव देगी ही देगी, और देगी तो कितना देगी। तो ये चीज़ पूरा किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे इस एरिया में कितने पेंडिंग ऑर्डर्स है। समझ गए, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मूव आएगी क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। बट कितना मूव आएगा और कितना नहीं आएगा, और आएगा भी या फिर ये लेवल ब्रीच हो जाएगा यहाँ से, और कितना डीप जाके आएगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो पेंडिंग ऑर्डर
कितने हैं एग्जैक्टली और स्ट्रॉन्ग, तो वो सारी चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ेगी। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनमें एग्जैक्टली अपन पढ़ते हैं। तो अभी के लिए अपन को जो एक्सप्लेनेशन है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग अपन को ये समझना है। कंप्लीट रिवीजन दे रहा हूँ, रिकैप दे रहा हूँ सारी चीज़ों का सम अप करने के लिए। सबसे पहले तो क्या है, अपन को बेस कैंडल जब भी देखनी है तो अपन को अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट हुई है, और अगर वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट हुई है तो उसके कुछ टाइम बाद कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो उसके जस्ट बाद जो कैंडल बनेगी वो अगर ग्रीन एक्साइटिंग है तो ये मतलब है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बायर्स जीत गए। अगर रेड एक्साइटिंग बनती है तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सेलर जीत गए। तो इस चीज़ से अपन को ये क्लियर हो जाएगा कि जो बेस कैंडल का एरिया है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हैं वहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है या सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर है। चलो एक चीज़ फिक्स हो गई, पता चल गया अपन को बेस कैंडल के एरिया में कौन से टाइप के पेंडिंग ऑर्डर्स है। आफ्टर दैट अपन ने मार्क कर लिया जो भी बेस कैंडल का एरिया है विक टू विक अभी अपन मान लेते हैं, लेकिन बेसिकली अपन को प्रिसाइज वे में मार्क करना होता है डिमांड जोन को और सप्लाई जोन को। तो वो चीज़ अपन पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए आप विक टू विक मार्क कर लिया करो कि ये बेस कैंडल का जोन है, बेस कैंडल का एरिया है। तो बेसिकली अपन ने मार्क करके रख लिया कि हाँ ये जोन है जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब एग्जैक्टली अपन को वेट करना है कि प्राइस अपने मार्क्ड एरिया पे आए, वापस घूम फिर के प्राइस ऊपर गई, कंसोलिडेट हुई, वापस नीचे आई। जब प्राइस नीचे आएगी तो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, और वो जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे तो प्राइस एकदम से अप मूव देगी अगर डिमांड जोन है, और अगर सप्लाई जोन है तो एकदम से डाउन मूव देगी। काइंड ऑफ अपन सप्लाई जोन को भी साथ में लेके चलते हैं कि अगर मान लो ये बेस कैंडल है और बेस कैंडल के बाद में एक बहुत अच्छा ड्रॉप है, तो ये काइंड ऑफ अपन को क्या देखने को मिल रहा है, ये अपन को काइंड ऑफ एक सेलिंग जोन दिख रहा है। सेलिंग जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेस कैंडल है उसके जस्ट बाद में रेड एक्साइटिंग बनी है, और रेड एक्साइटिंग बनने का एक सीधा सा मतलब है कि सेलर्स जो है विन विन सिचुएशन में है। सेलर्स विन विन सिचुएशन में है, मतलब यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर है बहुत ज़्यादा, और सेलिंग के ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर है। पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर है, तभी तो इस जोन को सेलिंग जोन बोलते हैं। और डिमांड जोन में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए उसको डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग जोन जब बनता है और अपन ने मार्क करके रखा, तो फिर अपन को वेट करना है कि प्राइस नीचे जा रही है, कंसोलिडेट हुई, और इन फ्यूचर वो प्राइस ऊपर आती है। और जब भी वो ऊपर आएगी तो इस जोन में जैसे ही एंटर करेगी तो यहाँ के सेलिंग ऑर्डर्स जो है पेंडिंग वो ट्रिगर होंगे और एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे। तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर वापस नीचे आने लगेगी। बट एग्जैक्टली कितना नीचे आएगी या फिर नीचे नहीं आएगी, कंसोलिडेट हो जाएगी, या फिर इसको ब्रीच करके ऊपर चली जाएगी, ये एग्जैक्टली सारा का सारा डिपेंड करता है इस सप्लाई जोन पे कि ये किस टाइप का सप्लाई जोन है, ये स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है। तो ये अपन चीज़ें पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर। बेसिकली अपन को एक अंडरस्टैंडिंग तो बननी चाहिए ना कि एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कैसे काम करती है और उसके बेसिस पर अपन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली अपन ने ओवरऑल अगर देसी भाषा में अगर बात करें तो अपन ने डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे है, अपन ने उसको मार्क करके रखा। फिर इन फ्यूचर जब भी प्राइस वहाँ पे आती है तो अपन को पता चल जाता है पहले ही कि इस पॉइंट के बाद में पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे, तो प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी वो अपन को पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये जो चीज़ है वो हर बार वर्क करेगी नहीं करेगी, कितनी बार कहाँ से परफेक्टली घूमेगी, ये सब चीज़ें। तो अपन को अभी ये बहुत बेसिक रॉ बता रहा हूँ एकदम। अब स्पेसिफिक भी इन फ्यूचर अपन को एग्जैक्ट भी पता चलेगा कि कहाँ से एग्जैक्टली प्राइस रिवर्स करेगी, कहाँ से नहीं करेगी। तो अभी उस पर नहीं जाना है, एग्जैक्टली जितनी चीज़ें बता रहा हूँ अभी उस पर फोकस करो बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने पढ़ी कि एक्सप्लेनेशन क्या है एग्जैक्टली और उसके बेसिस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है
नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्ट्रेंथ ऑफ जोन। स्ट्रेंथ ऑफ जोन में क्या रहता है बेसिकली, स्ट्रेंथ ऑफ जोन ही एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डिपेंड करता है कि वो जोन, उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब वो जोन, उस जोन से रिएक्ट होकर प्राइस कितना हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अपने डायरेक्शन में जाएगी, मतलब जो अपन थ्योरी सोच रहे हैं डिमांड सप्लाई की वो वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तो बेसिकली टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ जोन। तो इसमें डिमांड सप्लाई दोनों जोन की बात करेंगे अपन। तो पहले मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो ये अपन ने 3 सेम चीज़ें बना ली है। अब आएगा ना ट्विस्ट। तो बेस कैंडल का मतलब क्या है, बेस कैंडल का मतलब क्या है बताओ जल्दी। बेस कैंडल का मतलब है बायर्स और सेलर्स की फाइट। उसके बाद में बनी है ये वाली ग्रीन कैंडल, तो मतलब बायर्स जीत गए। और इस फाइट के बाद में बनी है ये कैंडल, मतलब बायर्स जीत गए हैं। और इसके बाद में बनी है ये कैंडल और ये कैंडल। तो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर है अपने पास। पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो दो रेड कैंडल है, सबसे पहले ये तीनों जो ए बी और सी जो तीनों स्ट्रक्चर है उन तीनों में कॉमन है, मतलब सेम है एग्जैक्टली। उसमें ये मत दिमाग लगाना कि छोटा बड़ा, ठीक है। अपन को फोकस करना है चलो यार एक टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर कर देता हूँ। जहाँ भी अपन ऐसा पैटर्न देखते हैं ना, ऐसा पैटर्न 3 कैंडल का, तो वहाँ पे जो बेस कैंडल होती है उसको तो बेस बोलते हैं, और जो इससे बेस से जस्ट पहले वाली कैंडल होती है उसको क्या बोलते हैं, लेग इन, और इसको बोलते हैं लेग आउट। ये बस जस्ट नाम है कैंडल का, इससे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। लेग इन का मतलब उससे पहले वाली कैंडल, और लेग आउट का मतलब उससे बाद वाली कैंडल, बीच वाला बेस ही हो गया। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी में बार बार अगर मेरी लैंग्वेज में आए तो समझ जाना, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने ये चीज़ क्लियर कर ली कि शुरुआत की जो दोनों रेड कैंडल है वो तीनों में सेम है। अपन को अब कंपेयर करना है कि तीनों जो जोन है, तीनों, सबसे पहले तो बताओ तीनों कौन कौन से जोन है, कौन सा डिमांड जोन है, कौन सा सप्लाई जोन है, जल्दी जल्दी बताओ। तो बेसिकली तीनों के तीनों डिमांड जोन है, क्योंकि जो बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल है वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है तीनों में। तो इससे पता चलता है कि तीनों की जो बेस कैंडल है वहाँ पे कौन से पेंडिंग ऑर्डर्स है, वहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। तीनों अपने डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन ए, डिमांड जोन बी, डिमांड जोन सी को आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए अपन को देखना है कि जो लेग आउट कैंडल है वो किस में कैसी कैसी है। जैसे इसमें नॉर्मल है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, और इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये एक कैंडल को ही मानेंगे या दोनों को इंक्लूड करेंगे। अगर सेम कलर की कंटिन्यूअस मल्टीपल कैंडल्स अपन को देखने को मिलती है तो वो जोन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। बेसिकली ये अलग अलग कैंडल क्यों हैं, वो तो टाइम डिफरेंस की वजह से है ना। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनती है कैंडल, कोई 5 मिनट की कैंडल है तो कोई 15 मिनट की कैंडल है, तो वो तो कैंडल क्लोज होकर बन जाती है। लेकिन ओवरऑल अपन को पता तो यही चल रहा है ना कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव करी है, अप मूव। तो इससे ये पता चलता है, और इसमें अपन को पता चला है कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव करी है, इसमें अपन को पता चला कि प्राइस यहाँ से यहाँ मूव करी। तो बेसिकली अपन को ये समझना है कि अगर लेगआउट नॉर्मल है तो जो डिमांड जोन है वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल डिमांड जोन। और बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग लेगआउट है तो अपन डिमांड जोन को भी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और बेसिकली अगर वेरी स्ट्रॉन्ग अगर लेगआउट है तो अपन डिमांड जोन को भी वेरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अब
सिग्निफिकेंस तो समझो कि ये जो बोल रहा हूँ नॉर्मल डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका उतना मतलब है कि वहाँ पे उतने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। ये स्टेटमेंट बोल्ड में लिख लेना नोट्स में कि जिस जिस जोन में ये स्टेटमेंट लिख लेना कि बेस कैंडल के बाद में जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग लेग आउट बनेगी, वहाँ पे उतने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। अब वो डिपेंड करता है, रेड एक्साइटिंग है तो वहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर है, और अगर बाइंग ऑर्डर है तो वहाँ पे क्या, ग्रीन कैंडल हो गया एक्साइटिंग। ठीक है, थोड़ा मिक्स हो गया होगा ग्रीन रेड। तो अभी एक बार नोट्स बना लेना अच्छे से और वीडियो को वापस देख लेना, रिवाइज कर लेना, तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अपन अगर कंपेयर करें स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड जोन, तो वो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी सी, फिर बी, फिर ए, समझ ही रहे होंगे। तो बेसिकली ये अपना हो गया कंपेयर डिमांड जोन की स्ट्रेंथ का। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं सेलिंग जोन की, तो वो सेलिंग जोन में भी सेम चीज़ रहेगी, कुछ डिफरेंस नहीं रहने वाला है। बस बना देता हूँ, संतुष्टि मिल जाएगी बहुत लोगों को। पहले तो मैं 3 सेम बनाऊंगा, 1 2। अब ये छोटा बड़ा मत सोचना, ये सब तीनों चीज़ें सेम है। उसके बाद में अपन लेग आउट पे फोकस करेंगे कि इसमें है इतनी लेग आउट, इसमें है इतनी लेग आउट, अब इसमें है मल्टीपल लेग आउट, ये लेग आउट हो गई और ये भी लेग आउट हो गई। तो बेसिकली ये ए जोन, ये बी जोन, ये सी जोन, और यहाँ पे है पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे है पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे है पेंडिंग ऑर्डर्स। हर जगह पे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। कंपेयर अगर करेंगे स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो वही चीज़ है सेम। जितनी बड़ी लेग आउट है उस जोन की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, और तो अपन अगर बात करें तो सी में सबसे ज़्यादा, फिर बी में, फिर ए में। सेम चीज़ है, अगर बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं है। ये इतनी है, ये इतनी बड़ी है, और ये इतनी है, और मल्टीपल है साथ में तो और अच्छा है। मल्टीपल मतलब और अच्छा है और एक्सप्लोसिव मूव है। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने स्ट्रेंथ के बारे में समझा है अभी कि बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ जोन होता क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ जोन ये बताता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है। बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ जोन सुन के क्या फील आनी चाहिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली कितने पेंडिंग ऑर्डर्स है। पेंडिंग ऑर्डर्स अगर पता चल गए कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे, तो अपन को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने के टाइम पे कि हाँ यार यहाँ पे तो अपन को कंफर्म है कि ये जोन बहुत, इस जोन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो अपन उस बेसिस पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे। तो अभी किसी को ये सब जोन दिख जाए तो किसी को ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि अभी तक अपन ने बहुत कम चीज़ें पढ़ी है, बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। एग्जैक्टली कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेंड सुना होगा आपने, ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अपन ने पहले वीडियो में कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा, सेकेंड वीडियो में अपन थोड़ा बहुत पढ़ा कि कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे होती क्या है एक्साइटिंग कैंडल, होती क्या है बेस कैंडल, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर अपन ने थर्ड वीडियो में अपन एग्जैक्टली डिमांड सप्लाई की थ्योरी पढ़ रहे हैं कि होता क्या है डिमांड सप्लाई की थ्योरी, और एग्जैक्टली ट्रेडिंग में वर्क कैसे करता है। ठीक है, और अब फाइनली क्या सेकंड लास्ट टॉपिक मान लो, 3 ही तो टॉपिक है, उसमें सेकंड लास्ट टॉपिक अपना स्ट्रेंथ ऑफ जोन पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपन ने एक चीज़ पढ़ी कि एग्जैक्टली अपन को कैसे पता चलेगा कि कितने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। तो अपन को कोई नंबर तो नहीं पता चलेगा कि इतने पेंडिंग ऑर्डर है, पर अपन को रिलेटिवली अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जोन वीक है। तो अपन हमेशा स्ट्रॉन्ग जोन ढूंढना प्रेफर करेंगे, बिकॉज जितने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे उतना ज़्यादा ट्रेड अपने फेवर में चलने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं तो वीडियो वापस देख लेना, 2x में देख लेना, बिकॉज आई थिंक मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है अपना, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये अभी जितने भी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं ना अपन, उनको अच्छे से नोट्स बना के मेंटेन करना और बिल्कुल रेड और ब्लू कलर यूज़ कर लेना। मैंने भी नोट्स में ब्लू कलर का पेन यूज़ किया है ग्रीन कैंडल की जगह पे, और कोई ग्रीन करता है तो फिर और ही अच्छा है। तो बेसिकली अच्छे से कलरफुल नोट्स बनाने हैं और बाद में पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ऐसे नोट्स बनाने हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, वो आपको लिखनी है नोट्स में। लिखनी कैसे है, इंग्लिश में लिख सकते हो, व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई है, अगर किसी ने नोट्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें बेसिकली वो तो कुछ भी नहीं था, 2 पेज का नोट था बस। बेसिकली बहुत ज़्यादा नोट्स है मेरे पास बने हुए अभी, तो उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है मेरे मन से। तो अपन आते हैं तीसरे टॉपिक पे। आज का तीसरा टॉपिक है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंडिंग ऑर्डर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। तो बेसिकली अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि पेंडिंग ऑर्डर होते कहाँ हैं। तो भाई इतना चिल्ला के मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि पेंडिंग ऑर्डर होते हैं बेस कैंडल के एरिया में, और बेस कैंडल के एरिया में होते हैं। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है कि उसकी मार्किंग कैसे करनी है। अपन ऐसे विक टू विक कर लेते हैं कि ये अगर बेस कैंडल है तो इसके विक से कर लो विक तक। ये हो गई पेंडिंग ऑर्डर्स का जोन, पेंडिंग ऑर्डर्स का जोन। अब पेंडिंग ऑर्डर, अभी ये अपन बार बार नहीं बोलेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर सेलिंग के है या बाइंग के। अपन नॉर्मली बेसिकली बात करें दोनों चीज़ की, चाहे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर हो। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि ये जो एरिया है पूरा, ये बड़ी सी बेस कैंडल बनाते हैं। बड़ी बना दूँ तो ये मत सोच लेना कि यार ये तो एक्साइटिंग हो गई, नहीं भाई। फॉर्मूला पता है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने। अगर बॉडी पार्ट बहुत कम हो, लेस देन 50% हो, तो वो बेस कैंडल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो ये एक बेस कैंडल है, और ये बेस कैंडल को अगर मार्क करेंगे अपन जोन के फॉर्म में, तो ये अपना एक जोन हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इस जोन को अपन मार्क करके बैठे हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो अपन ट्रेड लेंगे। तो बेसिकली इस पूरे एरिया में जो बाइंग चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो, जिस टाइप का जोन है उस टाइप के पेंडिंग ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं एग्जैक्टली। तो उसका कोई ऐसा सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है कि बेसिकली यहाँ पे इतने हैं, यहाँ पे इतने हैं। वो बिल्कुल रैंडम होते हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, ठीक है। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि अपन सीक्वेंस में बिल्कुल याद रखें कि इस लेवल पे इतना। बिल्कुल मतलब बहुत ईजी भाषा में समझाऊँ तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी को पता ही नहीं है एग्जैक्टली होता कैसा है, पर अपन को ये बिल्कुल पता है कि रैंडमली होता है, ठीक है। कितना मतलब तगड़ा आंसर है। पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे कोई पूछे कि कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो होता है रैंडमली। तो इसका आंसर क्या है, क्या लिख रहा हूँ यार, अरे भाई साहब वापस। इसका आंसर है रैंडमली। बेसिकली रैंडमली होता है, किसी को कुछ नहीं पता है कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। पर अपन एग्जांपल के लिए समझेंगे कि अगर ये बेस कैंडल है, तो मान लो कि यहाँ पे 10,000 पेंडिंग ऑर्डर्स है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मतलब ये इस लेवल पे लेवल होगा ना चार्ट में जब देखेंगे। यहाँ पे 50,000 है पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे 5,000 है पेंडिंग ऑर्डर। कुछ पता नहीं है किस लेवल पे कितने हैं, कुछ भी हो सके। यहाँ पर 15,000 है मान ले, यहाँ पे 20,000 है मान ले, यहाँ पे 1 लाख मान ले। तो बेसिकली पूरे एरिया में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई ऐसा रहता है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज़ रहती है कि जब प्राइस आएगी अपने एरिया में, जैसे कि मान लो कि ये बेस कैंडल है, बेस कैंडल के बाद में ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। तो इसका मतलब है यहाँ का एरिया जो है वो डिमांड जोन है,
और प्राइस आ रही है यहाँ से मूव करती हुई वापस नीचे, और यहाँ पे जब एंट्री लेगी तो हो सकता है प्राइस यहाँ से एकदम से ऊपर जाए, थोड़ा और डीप होके ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा और डीप होके अप मूव दे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कितना नीचे आके अप मूव देगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके बीच में जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं, और प्राइस जब ऊपर से आती है मतलब सेलिंग प्रेशर होता है प्राइस में, तभी तो प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ होता है। तो सेलिंग प्रेशर के सामने ये बाइंग के ऑर्डर्स फाइट करने लगते हैं कि बायर्स चाहते हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं, सेलर्स को सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो वो चाहता है कि प्राइस को डाउन मूवमेंट में नीचे की तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पे फाइट चलती है, काइंड ऑफ फाइट के बाद में अब डिपेंड करता है कि इतने एरिया वाले ही बायर्स इस फाइट को जीत के प्राइस को ऊपर ले जाना चालू कर दे। हो सकता है कि इतने बायर से काम ना चले, इतने बायर चाहिए उसके लिए, तो इतने बायर जब आएंगे तो यहाँ तक आके प्राइस ऊपर जाए। हो सकता है इतने नहीं, हमको पूरा डीप तक जाना है, तब जाके हमारा काम चलेगा, फाइट जीत पाएंगे बायर्स तब। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो आने वाला सेलिंग प्रेशर है वो कितना पावरफुल है, वो कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली सेलिंग प्रेशर भी कहाँ से आता है ऊपर से, कौन कौन से जोन से, कौन कौन से अलग अलग टाइम फ्रेम से आता है, ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली एक आइडिया ले लो कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है, डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, सप्लाई जोन में नीचे से प्राइस ऊपर आती है, तो बेसिकली जब भी अपने जोन को प्राइस टच करती है तो वो कितना डीप जाके रिएक्शन देगी प्राइस, वो किसी को नहीं पता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर। तो बेसिकली अपन आज का टॉपिक कवर कर चुके हैं आई थिंक। ठीक है, तो कुछ बचा है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। बेसिकली अपन ने कवर तो कर लिया है। पढ़ाना तो वैसे मुझे बहुत कुछ था आज, लेकिन सीन ऐसा है कि टाइम नहीं है मेरे पास अभी लंबे वीडियोस बनाने का। किसी दिन मिलेगा टाइम तो एक ही दिन में बहुत सारे लंबे वीडियोस बना लूँगा, पर दिक्कत वही है कि वो दिन आता नहीं है। काम बहुत सारे रहते हैं, कॉलेज के हो गए, दूसरे काम हो गए, पढ़ना भी रहता है, खुद की ट्रेडिंग का भी रहता है। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और वीडियो भी कितने 11:15 तो हो ही गए हैं, डलते 11:30 हो जाएगी। तो नोट्स सब लोग बना रहे हो सीरियसली तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स बनेंगे तभी चीज़ें रिटेन होना स्टार्ट होगी, नहीं तो चीज़ें सब बहुत वॉलेटाइल चीज़ें हैं, सब गायब हो जाएगी। और एक चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उनको एकदम मतलब छाप लेना है दिमाग में कि हाँ जो सर बोल रहे हैं वही है एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में, और कुछ नई चीज़ नहीं है। जब तक तुम बिलीव करना स्टार्ट नहीं करोगे ना किसी बंदे पे कि ये बंदा जो बोल रहा है वो एग्जैक्टली सही बोल रहा है, तब तक तुम सीख नहीं पाओगे उससे। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि ये बंदा जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, गलत है, या फिर क्या पता सही है क्या पता गलत है, तुम भरोसा जब तक नहीं करोगे ना बंदे पे, तब तक तुम्हारा मतलब प्रोग्रेस नहीं होगा, तुम गेन नहीं कर पाओगे सामने वाले बंदे की बात सुन के। तुमने ये भी देखा होगा ना कि जैसे अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो कोचिंग में टीचर सबसे पहले यही चीज़ बोलता है कि तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा मुझ पे, तभी तुम कुछ अचीव कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो पूरा नहीं पढ़ा रहा है, या फिर जो पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहेगी तो तुम कभी जो तुम्हारा टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो अगर तुम एकदम डेडिकेशन के साथ सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो ढंग से एक वीडियो के नोट्स बनाओ, और उन नोट्स को बना के रिवाइज़ किया करो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। अपना दूसरा पॉइंट होने वाला है, दूसरा पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रेगुलर व्यूअर्स है
और बेसिकली चाहते हैं कि उनको एक थोड़ा बहुत वो मिलता रहे, नोटिफिकेशन, पर्सनलाइजेशन थोड़ा सा, कि मेरे को एक जगह पे सब कुछ चीज़ें पता चलती रहे कि कब वीडियो आ रहा है, कब वीडियो नहीं आ रहा है, अपडेट्स मिलती रहे काइंड ऑफ। तो उनके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ एक व्हाट्सअप चैनल। तो वो व्हाट्सअप चैनल में क्या रहेगा कि वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं उस पर अपडेट्स देते रहूँगा, तुम लोग देखो, रिएक्ट करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बेसिकली तुम्हारा मतलब भला हो जाएगा। तो ये सोच रहा हूँ मैं, कमेंट में बताना तुम लोग कि ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर कुछ और बेटर आइडिया हो तो वो भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट में यार लिख दिया करो कुछ भी। किसी ने मान लो पूरा वीडियो देख लिया है तो ये भी लिख दिया करो कि कंप्लीट कर लिया वीडियो। बेसिकली कुछ भी लिखा करो, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है यार, कमेंट में कन्वर्सेशन होनी चाहिए। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई फैलाओ यार ऐसे। भाई प्रैक्टिकल नॉलेज कोई बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पे जो देते हैं, और बेसिकली साल भर बाद ये भाई कोई अगर देख रहा है सीरियसली तो एक चीज़ याद कर लेना कि साल भर बाद अपना लेवल अगर किसी और लेवल पे पहुंच गया तो बेसिकली ये जो लर्निंग्स अभी मैं दे रहा हूँ हो सकता है ना दे पाऊँ, तो बेसिकली अभी दे रहा हूँ तो उसकी इम्पोर्टेंस समझो, क्योंकि आने वाले टाइम का किसी को नहीं पता है कि कौन सा बंदा कहाँ पहुँचने वाला है। ठीक है, फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ पर बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने भाई अपने जीवन में बहुत ऐसे बंदों को देखा है जिनको मैंने यहाँ पे फॉलो किया था और उनकी ग्रोथ ऐसे हुई, ऐसे, और वो यहाँ टॉप पे बैठे हैं आज। और मैं उनके पूरे जीरो से प्रोग्रेस को देखा हूँ भाई मैं, बिल्कुल। तो भाई बेसिकली अपन को जब अपन देख लेते हैं ना बंदे को ज़ीरो से ग्रो होते हुए, तब अपन को यकीन होने लगता है कि हाँ एक्चुअली चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो मेरे को एक पता है डेफिनेटली कि साल भर बाद में क्या सीन होने वाला है। और मैं भी अपना पुराना, जैसे ये यूट्यूब चैनल पुराना हो ही जाएगा ऑफ कोर्स, तो मैं इन फ्यूचर साल भर बाद अपना यूट्यूब चैनल की तरफ देखूंगा तो मेरे को सब चीज़ें याद आएगी कि हाँ यार मैं भी वीडियो बनाया करता था, चीज़ें समझाने की कोशिश करता था ट्रेडिंग के बारे में लोगों को। तो अभी जो जुड़े हैं कुछ लोग तो बहुत सीरियसली कमेंट भी करते हैं और अच्छा लगता है, लोग बार बार जब वही नाम आते हैं सामने बार बार कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली बहुत ज्ञान दे दिया हूँ। तो फैलाओ इन द सेंस कि जो भी तुम्हारे सीरियस फ्रेंड्स है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, और इस फील्ड की पावर की अगर बात करूँ तो भाई इतनी पावर है कि मतलब पूछो ही मत। तुम एक ऐसे असेट को बना रहे हो कि तुम भाई पैसा छापोगे भाई। बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैसे के थ्रू एक एसेट बिल्ड करो जो आपको पैसा बना के दे, तो भाई तुम डायरेक्टली उसी पे काम कर रहे हो। पैसा बनाने की मशीन है भाई ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में बहुत मतलब कितना पैसा बना सकते हो अगर कोई बोले ना तो भाई उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में। ये भी ज़रूरी है भाई, ज्ञान की बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मेंटलिटी, माइंडसेट, ये सब प्रिपेयर करती है भाई एग्जैक्टली ट्रेडिंग रिलेटेड। तो नोट्स हो गया, फैलाने का काम हो गया, व्हाट्सएप चैनल का काम हो गया। लास्ट में अपन बस यही बोलेंगे कि बस थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।